नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लूसेंट बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोगों ने प्राणी विज्ञान टॉपिक को शुरू किया था और उसी के अंतर्गत आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मानव रक्त के बारे में, यानी ह्यूमन ब्लड के बारे में। देखिए, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था जंतु ऊतक के बारे में। तो रक्त क्या है? एक ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। और इसका कार्य क्या है शरीर में? तो तरल संयोजी ऊतक का कार्य होता है शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करना, शरीर में संवहन का कार्य करता है, यानी ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को हर एक कोशिकाओं में पहुंचाना, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से लेकर फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य करता है। उसके बाद भोजन में जो भोजन पचने के बाद जो उसका रस बनता है उसको हर एक कोशिका में पहुँचाने का कार्य कौन करता है? तो यही रक्त करता है, जो तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, ऊतक का मतलब आपको पता ही होगा, यह कोशिकाओं का एक समूह होता है। कोशिकाओं से ऊतक का निर्माण होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होती है। रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान 7.4 होता है और एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर रक्त कम होता है। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, पहला प्लाज्मा और दूसरा रुधिराणु। ठीक है, प्लाज्मा जो होता है यह रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। रक्त का 60% भाग प्लाज्मा होता है और इसका 90% भाग जल, 7% प्रोटीन, 0.9 लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है। शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, यानी रक्त में 60% भाग प्लाज्मा का होता है और इस 60% का 90% जल होता है। ठीक है, 7% प्रोटीन होता है, 0.9% लवण होता है और 0.1% ग्लूकोज होता है। उसके बाद है प्लाज्मा का क्या कार्य है? तो प्लाज्मा जो है पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। सीरम क्या है? तो जब प्लाज्मा में से फाइब्रोनिजोन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। यानी फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन होता है यह प्लाज्मा में ही उपस्थित होता है, प्लाज्मा में पाया जाता है। जब इसको बाहर कर लिया जाता है तो जो शेष रक्त बचता है, शेष प्लाज्मा बचता है, उसी को सीरम कहा जाता है। रुधिराणु, रुधिराणु क्या है? तो यह 40% भाग होता है, रक्त का 40% भाग रुधिराणु होता है। रुधिराणु अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 60% उसमें प्लाज्मा होता है और शेष 40% क्या होता है? रुधिराणु होता है। और इसे 3 भागों में बांटते हैं, लाल रक्तकण यानी आरबीसी, श्वेत रक्तकण यानी डब्ल्यूबीसी और रक्त बिंबाणु यानी ब्लड प्लेटलेट्स। लाल रक्तकण का क्या कार्य है, क्या है? तो लाल रक्तकण जो होता है, जिसको एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, यानी रेड ब्लड कॉर्पकल्स। स्तनधारियों के लाल रक्तकण उभयावतल होते हैं, इसमें केंद्रक नहीं होता है। इसके अपवाद हैं ऊंट और लामा नामक स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, यानी बोन मैरो में होता है। और इसका निर्माण कैसे होता है? तो प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं फोलिक अम्ल आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत और प्लिया में होता है। इसका जीवन काल जो होता है वह 20 से 120 दिन का होता है, यानी मिनिमम 20 दिन और मैक्सिमम 120 दिन। इसकी मृत्यु लीवर और प्लिया में होती है, इसलिए यकृत और प्लिया को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है जिसमें हीम नामक रंजक यानी डाई होता है, यानी कलर होता है और इसी के कारण रक्त का रंग जो है लाल होता है। ग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता रखता है। तो ग्लोबिन आपसे पूछ देगा क्या है? तो यह लौह युक्त प्रोटीन है। और हीम क्या है? तो यह एक रंजक है, ठीक है, डाई है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक जो होता है वह हीमैटिन होता है। आरबीसी का कार्य क्या है? तो शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना इसका कार्य है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्त क्षीणता यानी एनीमिया नामक रोग हो जाता है। सोते वक्त आरबीसी
5% कम हो जाता है एवं जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनके आरबीसी में 30% की वृद्धि हो जाती है। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। थैलेसीमिया रोग में लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं, यानी थैलेसीमिया जब रोग हो जाता है तो उसमें आरबीसी बनना बंद हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है श्वेत रक्तकण WBC यानी वाइट ब्लड कॉर्पकल्स, और इसको ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। आकार और रचना में यह अमीबा के समान होता है। इसमें केंद्रक रहता है और इसका निर्माण अस्थिमाजा यानी बोन मैरो, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत एवं पिलिया यानी स्प्लीन में होता है। इसका जीवन काल के बारे में बात करें 2 से 4 दिन का इसका जीवन काल होता है। इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। इसका मुख्य कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना होता है। WBC का सबसे अधिक भाग यानी 60 से 70% भाग न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करते हैं। उसके बाद है रक्त बिंबाणु यानी ब्लड प्लेटलेट्स, और इसको थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है यानी बोन मैरो में होता है और इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। इसकी मृत्यु पिलिया में यानी स्प्लीन में होती है और इसका मुख्य कार्य रक्त के थक्का बनाने में मदद करना होता है। जब कहीं से कट जाता है शरीर में, देखते हैं 2 से 4-5 मिनट के अंतर्गत वहाँ पर थक्का बन जाता है और रक्त रुक जाता है। ठीक है, तो रक्त बिंबाणु का काम है रक्त को थक्का बनाने में मदद करना। डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। रक्त के कार्य की बात करें तो शरीर के ताप को नियंत्रण तथा शरीर को रोगों से रक्षा करना, शरीर के वातावरण को अस्थायी बनाए रखना तथा घावों को भरना, रक्त का थक्का बनाना, O2 CO2 पचा हुआ भोजन, उत्सर्जित पदार्थ व हार्मोन का संवहन करना, लैंगिक वर्ण में सहायता करना व अंगों में सहयोग स्थापित करना, ये सारे कार्य किसके हैं? तो ये सारे कार्य रक्त के हैं। रक्त का थक्का बनाना, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, रक्त के थक्का बनाने के दौरान होने वाली 3 महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया निम्न है। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम प्लस थ्रोम्बोन का निर्माण करते हैं, थ्रोम्बिन का। उसके बाद थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन जो मिलकर फेब्रिन का निर्माण करते हैं और फिब्रिन प्लस रक्त रुधिराणु मिलकर रक्त का थक्का बनाते हैं। ठीक है, रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजेन का निर्माण यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है। विटामिन के रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है। आपसे पूछ देगा कौन सा विटामिन है जो रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है, तो वह विटामिन के है। ठीक है, उसके बाद रक्त के थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है? तो यह है फाइब्रिनोजन। मनुष्य के रक्त को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है और इसकी खोज सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया था। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया था। इसके लिए उन्हें सन 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मनुष्यों के रक्तों की भिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कण में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे एंटीजन के नाम से भी जानते हैं। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए एवं एंटीजन बी। एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, जिनमें एंटीजन ए होता है यानी रुधिर वर्ग ए, जिनमें एंटीजन बी होता है रुधिर वर्ग बी कहलाता है, जिनमें एंटीजन ए एवं बी दोनों होते हैं उसे रुधिर वर्ग ए बी कहते हैं, जिनमें दोनों में से कोई एंटीजन नहीं होता है उसे रुधिर वर्ग ओ में रखा जाता है। रुधिर के चारों वर्गों के साथ एंटीबॉडी का वितरण, जैसे रुधिर वर्ग ए में एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी बी होता है। एंटीबॉडी भी एक तरह का क्या है? प्रोटीन है जो प्लाज्मा में पाया जाता है और एंटीजन भी एक प्रोटीन है जो आरबीसी में पाया जाता है। रुधिर वर्ग बी में केवल बी एंटीजन पाया जाता है और इसका उल्टा केवल ए एंटीबॉडी पाया जाता है।
ए बी रुधिर वर्ग में ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं और इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। ओ रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं होता है और इसमें ए एवं बी दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। किसी एंटीजन की उपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है, इसको एंटीबॉडी कहते हैं और यहाँ भी दो प्रकार का होता है, एंटीबॉडी ए एवं एंटीबॉडी बी। रक्त के आधान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करें तो एंटीजन ए एवं एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी एवं एंटीबॉडी बी एक साथ नहीं रह सकते हैं। ऐसा होने पर ये आपस में मिलकर अत्यधिक चिपचिपे हो जाते हैं, जिससे रक्त नष्ट हो जाता है और इसे रक्त का अभिश्लेषण एग्लूटिनेशन कहते हैं। अतः रक्त आधान में एंटीजन तथा एंटीबॉडी का ऐसा तालमेल करना चाहिए जिससे रक्त का अभिश्लेषण न हो सके। यानी एंटीजन ए है तो उसका एंटीबॉडी बी होना चाहिए। ठीक है। रक्त समूह ओ को सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कहते हैं क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। एवं रक्त समूह ए बी में को सर्वग्राहता यानी यूनिवर्सल रेसिपिएटर रक्त समूह कहते हैं क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। एक होता है आरएच तत्व यानी आरएच फैक्टर। 1940 इसमें लैंड स्टीनर और वीनर ने रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया। यानी आरएच फैक्टर भी एक तरह का एंटीजन है, यानी एक तरह का प्रोटीन है जो आरबीसी में पाया जाता है। इन्होंने रीसस बंदर में इस तत्व का पता लगाया, इसलिए इसे आरएच फैक्टर कहते हैं। और जिन व्यक्तियों के रक्त में यह तत्व पाया जाता है उनका रक्त आरएच सहित यानी आरएच पॉजिटिव कहलाता है तथा जिनमें नहीं पाया जाता उनका रक्त आरएच रहित यानी आरएच निगेटिव कहलाता है। रक्त आधान के समय आरएच फैक्टर की जांच की जाती है। आरएच प्लस को आरएच प्लस का, आरएच माइनस को आरएच माइनस का रक्त ही दिया जाता है। यदि आरएच प्लस रक्त वर्ग का रक्त जो है आरएच माइनस रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को दिया जाता हो तो प्रथम बार कम मात्रा होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु जब दूसरी बार इसी प्रकार का रक्तदान किया जाता है तो अभिश्लेषण के कारण आरएच माइनस वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटोलिसिस यदि क्या होता है तो इसके बारे में बात करते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटोलिसिस यदि पिता का रक्त आरएच प्लस यानी आरएच फैक्टर पॉजिटिव है तथा माता का रक्त आरएच निगेटिव है तो जन्म लेने वाले शिशु की जन्म से पहले गर्भावस्था में या जन्म लेने के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। ऐसा प्रथम संतान के बाद की संतान होने पर होता है। माता और पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों के संभावित रक्त समूह क्या हो सकते हैं उसके बारे में आइए जानते हैं। माता पिता का रक्त समूह जैसे माता का ओ अगर माता पिता का दोनों का रक्त समूह ओ है तो बच्चों में संभावित रक्त समूह ओ होने का ज़्यादा चांस है। और असंभावित यानी ओ को छोड़कर बाकी असंभावित है यानी ए बी। और माता का रक्त समूह ओ है, पिता का ए है तो बच्चों में संभावित रक्त समूह होने का चांस ओ और ए दोनों हो सकता है और असंभावित रक्त समूह बी और ए भी हो सकता है। माता का ओ है और पिता का बी रक्त समूह है तो बच्चों में संभावित ओ और बी रक्त समूह होने का संभावना है, जबकि बच्चों में असंभावित ए और ए भी हो सकता है। उसके बाद माता का रक्त समूह ओ है, पिता का ए बी है तो बच्चों में संभावित रक्त समूह होने की जो संभावना है वो ए और बी हो सकता है, जबकि असंभावना है ओ और ए बी की। ए और ए यानी माता पिता में दोनों रक्त समूह ए है तो बच्चों में ए या ओ हो सकता है, इसकी संभावना है। और बी ए बी नहीं हो सकता है, इसकी असंभावना है। माता की रक्त समूह ए है और पिता का रक्त समूह बी है तो उस बच्चों में चारों रक्त समूह होने की संभावना है, यानी वो ए बी और चारों जब हो गया तो कुछ नहीं बचा। और माता का रक्त समूह अगर ए है, पिता का ए बी है तो ए बी होने की संभावना है बच्चों के रक्त का जो रक्त समूह है, और ओ नहीं होने की संभावना है। अगर माता का रक्त समूह बी है, पिता का बी है तो बच्चों में बी और ओ होने की संभावना है रक्त समूह, ए और ए बी नहीं होने की संभावना है। बी और ए बी है अगर रक्त समूह माता पिता का तो ए बी हो सकता है और ओ नहीं हो सकता है। अगर दोनों का ए बी है तो ए बी हो सकता है, ओ नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।